नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम है रोहित पांडे। संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड विषय की बहुत सारी क्लासेस इस चैनल पर डाली करते जा रहे हैं। सामाजिक विषय की जो क्लास है, इतनी बेहतरीन जो क्लासेस हैं, आप जाके देखिए, दूसरे किसी चैनल ने अपलोड नहीं किए हैं। सामाजिक विज्ञान एक चैप्टर है जिसमें जैसे कि सामाजिक विषय में सामाजिक अध्ययन नाम का जो आपका सब्जेक्ट है, कहने को सामाजिक अध्ययन है, लेकिन पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब कुछ उसमें भर दिया है। उसी तरह से आपका साइंस भी इसमें भी सारी चीजें भरी हुई हैं। अब देखिए, मतलब जिस तरह का नाम है उस तरह की चीजें नहीं, आप लगभग कंफ्यूज हो चुके होंगे कि ये तो ज्योग्राफी की चीज है, साइंस में क्या कर रही है, लेकिन ये भी एक तरह का साइंस ही है। सेकंड सेमेस्टर में जो साइंस की क्लास है आपकी अभी शुरू होने वाली है, और उसके पहले हम देखते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में जो साइंस का सिलेबस है हमारा, वो क्या है, और इसके पहले चैप्टर में जो चीजें हैं ये है पृथ्वी और आकाश। हमारा अर्थ, हमारा आकाश, यानी कि इसमें पूरा हम यूनिवर्स ले लेते हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से फॉर्म हुआ, किस तरीके से बना, बिग बैंग से लेकर उसके बाद प्लैनेट्स के बनने तक की सारी कहानी इसमें देखेंगे। फिर सौर परिवार एवं तारामंडल, हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स थे, तो उसके बाद 8 प्लैनेट्स कैसे हुए, 8 प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट्स के बाद हर प्लैनेट्स के पास कौन कौन से मून हैं। तो इसका सबसे लेटेस्ट जो डेटा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि सैटर्न और जुपिटर के पास लगभग, सैटर्न के पास 79 और जुपिटर के पास 82 मून्स हो चुके हैं। डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पढ़ाते समय इसे हम रिकन्फर्म करके आपको पढ़ाएंगे। और छाया एवं ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, साल भर में अलग अलग जिस तरीके के ये घटनाएं होती हैं हमारे आकाश में, इन सब चीजों पर भी हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे इस पहले चैप्टर में। उसके बाद आकाशीय पिंड, कुछ जो भी हमारे आकाश में ग्रहों के अलावा कुछ पिंड हैं, जैसे कि जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं 4, उनके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट आता है, कहते हैं बड़े बड़े पत्थर तैर रहे हैं, और ये बड़े पत्थर बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जिनका डायमीटर कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है, या बहुत छोटे भी हो सकते हैं। कुछ हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि टूटता हुआ तारा गिर रहा है, लेकिन ये टूटते हुए तारे नहीं होते हैं, बल्कि वही छोटे छोटे बाहरी कण होते हैं जो कि हमारे वायुमंडल में गिरने के बाद टूट जाते हैं। हम कहते हैं कि टूटता हुआ तारा, लेकिन उसे लोग मीटियोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, एस्टेरॉइड्स क्या होता है, मीटियोर्स क्या होता है, और ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, इन सभी चीजों पर धीमे धीमे चर्चा करेंगे हम। फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण, जब आज से कहा जाता है कि 4 पॉइंट कुछ बिलियन ईयर पहले जब धरती बनी, और ह्यूमन तो 1.8 मिलियन ईयर पहले ही आए, उसके जस्ट पहले 228 मिलियन ईयर पहले डायनासोर आए थे, उसके भी कुछ 4 बिलियन ईयर पहले जब अर्थ बनी थी, और फिर सूर्य सन बना था, फिर अर्थ बना था, और उसके बाद यूनिसेलुलर छोटे छोटे जीव बने थे, एक सेल बनी थी, फिर सेल का डिवाइडेशन होता है, और किस तरीके से जीवों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले कौन से इस धरती पर, धरती के बनने के बाद जब ये गर्म पूरा धधकता हुआ गोला था, तो किस तरीके से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन बनना शुरू होती है, फिर जीवों की उत्पत्ति होना शुरू होती है। आखिर ये कैसे हुआ, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे इस पहले चैप्टर में। और उसके बाद अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना। अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो पिछले 70-80 सालों से हम अलग अलग अपने स्पेस शिप भेज रहे हैं, यहाँ तक कि, और इसमें मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा जो कि अगले कुछ टॉपिक में है, भारत एवं विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। ये भी अब दूसरे ग्रहों पर खोज हो, अंतरिक्ष में जाने की
जो हमारा रीजन है कि क्या हम ही इस अंतरिक्ष में अकेले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हमारे प्लैनेट्स पर ही जीवन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे यूनिवर्स हैं और यूनिवर्स का एंड और उसकी स्टार्टिंग का सही सही सटीक वर्णन अभी तक हो नहीं पाया है। कुछ थियरीज है जिसको हम मान लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, कहाँ इसका एंड है ये तो नहीं पता, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इस गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस ऑफ बिलियन सोलर सिस्टम हो सकते हैं। और सोलर सिस्टम क्या होता है? प्लैनेट्स घूम रहे हैं एक स्टार के इर्द गिर्द। तो वो स्टार, हमारा सन भी एक स्टार है, अदर भी बहुत सारे स्टार हो सकते हैं। और इसमें जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का सबसे नज़दीकी, लेकिन ये नज़दीकी भी बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर है, या फिर गैलेक्सी जो सबसे नज़दीकी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सब पे चर्चा करेंगे हम आगे चैप्टर में। और अंतरिक्ष अभियान जिसमें कि वॉयेजर 1 वॉयेजर 2, इतना मजा आने वाला है कि जब आपको पता चलेगा कि जो हमारा प्लैनेट्स जितने हैं ना, उन प्लैनेट्स को भी पार कर चुका है। ये 1975 या उसके पहले से भेजा गया था वॉयेजर 1, और बहुत तेज स्पीड से सभी बातें इसमें चर्चा करेंगे कि इतने साल से वो चल रहा है और अभी भी बहुत सालों तक वो चल सकता है। जब वो वहां से मैसेज भेजता है, वो सारे प्लैनेट्स को पार कर चुका है। कहते हैं कि उसके बाद जो इंटरस्टेलर स्पेस है, यानी जहां पर हमारे सौरमंडल की रोशनी खत्म हो जाती है, सारे प्लैनेट्स खत्म हो जाते हैं, वहां पर वो पहुंच गया है। और वहां से और उसके अंदर क्या क्या भर के भेजा गया है, हमारे जो धरती पे लोग हैं जो सबसे फेमस है, उनको वहां पर भर के भेजा गया है। उनको भर के नहीं, उनकी इंफॉर्मेशन भर के भेजी गई है। कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें। और जब वो इस वक्त जब वो इंफॉर्मेशन वहां से भेजता है तो धरती पर पहुंचने में 1 साल लगते हैं। उसके अंदर कैसी बैटरी है, सब पे चर्चा करेंगे हम धीमे धीमे। तो किसी चीज को जब आप डिटेल में पढ़ लेते हैं, तब जाकर उसके बाद जैसे कि कहा जाता है कि जब हम समंदर भर पढ़ते हैं तो उसके बाद बाल्टी भर याद रह जाता है और चम्मच भर लिखने को काम आता है। तो थोड़ा सा इसे मैं इमेजेस के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि चीजें देखिए। तो उसमें से अगर देखा हुआ, कहते हैं दिमाग सिर्फ पिक्चर स्टोर करता है, साउंड वाउंड कुछ नहीं स्टोर करता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो अगर हम किसी चीज को पिक्चराइज कर लेते हैं तो उसके याद रहने की संभावना बढ़ जाती है। अब उस सिलेबस में जो पहला टॉपिक है पृथ्वी और आकाश, तो पृथ्वी और आकाश की शुरुआत हम कहां से करेंगे? किसी किताब में बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, किसी किताब में बहुत ही छोटे में टॉपिक वाइज खत्म कर दिया गया है। लेकिन पृथ्वी और आकाश का नाम ले लिया तो हम यूनिवर्स के शुरू होने से ही शुरू करते हैं, फिर प्लैनेट्स पे आते हैं, और किस तरह से यूनिवर्स बना, और उसके बाद किस तरह से पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बाद अदर प्लैनेट्स कैसे बने, अदर प्लैनेट्स उनकी विशेषताएं क्या, उनके पास मून कितना है, करते हुए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी और आकाश में ये एक टाइमलाइन हमने बना दिया सिंपल समझने के लिए। पूरे यूनिवर्स की अगर हम एज मान लें कि 13 बिलियन ईयर अगर है, यहां से यहां तक अगर हम मान लें कि 13 बिलियन ईयर, तो और हम यहां पर हैं 1.8 मिलियन ईयर पहले। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, लिख कर देख लेना ये कितने साल पहले। और हर यूनिवर्स के बनने और अर्थ के बनने के प्रक्रिया में ये जो टाइम है बड़ा छोटा है। जैसे कि कल की ही बात हो कि इंसान जस्ट पैदा ही हुए हैं, और यूनिवर्स बनने के क्रम में देखा जाए तो कल की ही बात है, जैसे कि धरती अभी बनी ही हो और उसके भी जस्ट पहले सूरज अभी बना ही तो है, अभी तो बच्चा है। और धरती के जस्ट बनने से पहले डायनासोर अभी अभी खत्म ही तो हुए थे। कहा जाता है कि कुछ एस्टेरॉइड्स आ गए थे, एस्टेरॉइड्स आकाश से गिर पड़े थे, और धरती पे कभी भी अभी भी एस्टेरॉइड्स गिर सकता है। रात में कभी आसमान में देखा करो, टूटते हुए तारे भी दिखाई देते हैं उन तारों के साथ। अब तो खैर कहाँ लोग आसमान में देख पाते हैं इतने पॉल्यूशन से, लेकिन कभी गांव जाओ
और गांव जाकर खुले आकाश के नीचे 100 तारों को देखो तो पता चलेगा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इसका मीनिंग जब समझ में आएगा ना, टिमटिमाते हुए तारे, तब अच्छा लगेगा कि आखिर किस तरह से यूनिवर्स में जाने की हमारी शुरुआत हुई। किसी ने तो इतना क्यूरियस माइंड सेट से सोचा होगा कि वहां जाकर देखते हैं कि आखिर है क्या। तो ये इतना ही था कि 4.6 बिलियन ईयर पहले अर्थ और सन, इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ और उसके जस्ट पहले बिग बैंग की घटना हुई थी। बिग बैंग क्या था? ऐसे तो यूनिवर्स के बनने की कई, हमारे साइंटिस्ट ने कई थियरीज दी, लेकिन बिग बैंग की एक थियरी थी जिसको कि हमने माना। और इस बिग बैंग की थियरी के अनुसार क्या है कि इसमें मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बात को ऐड करता हूं कि ये अचानक से ऐसे नहीं हुआ था, ठीक है। इसको जरा सा बताने के लिए और इंटरेस्टिंग हम करते हैं। तो बात है 1920s की। कैलिफोर्निया में एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हबल, जो कि अपने टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप दूरबीन होता है, बहुत सारे लेंसेस को हम लगाएंगे तो हमारे देखने की क्षमता बड़ी दूर तक बढ़ जाएगी। और जब इसको बहुत बड़ा बना लेंगे, बहुत सारे लेंसेस लगाकर, तो हम अपने, यहां तक कि अगर देखा जाए तो कुछ, अगर हम कुछ इतने बड़े भी अगर टेलीस्कोप ले लेते हैं, इतने बड़े, तो हम जुपिटर को देख सकते हैं क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करके एक बड़ी सी दूरबीन बनाई गई और उस बड़ी सी दूरबीन से जब दूर देखा गया तो एडविन हबल, जो कि 1920s में ऐसा देख रहे थे अपने टेलीस्कोप से, और ये हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजा भी गया इन्हीं के नाम से, जो कि जितने भी इमेजेस हम देखते हैं ना अलग अलग प्लैनेट्स के, वो इन्हीं भाई साहब के नाम पे जो टेलीस्कोप है उससे बहुत सारी फोटोज आई। तब आज से 20-30 साल पहले हम जो नासा ने जाकर वो पिक्चर्स निकाली और दुनिया को दिखाई, तो हमें पता चला कि किस तरीके के कलर का जुपिटर दिखता है, किस तरीके के कलर के जो जो वो होते हैं नेबुला दिखाई देता है, अलग अलग कलर के ऐसे कलरफुल बादल, क्लाउड्स, ठीक है, वो दिखाई देते हैं। वो क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने जब अपने टेलीस्कोप से देखा इस चीज को, ठीक है, तो क्या हुआ कि दूसरे गैलेक्सीज और एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, ही मेड टू माइंड बॉगलिंग डिस्कवरीज। उन्होंने दो डिस्कवरीज की। पहला क्या था कि उन्होंने ये पाया कि जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम हमने मिल्की वे रखा, ये सिंगल गैलेक्सी नहीं है पूरे यूनिवर्स में। इस तरह से और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। फिर हमें पता चला कि हम अकेले नहीं हैं इस पूरे यूनिवर्स में। दूसरी डिस्कवरी इन्होंने क्या की कि कॉन्स्टेंटली मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। हाँ, एक दूसरी डिस्कवरी इनके रिसर्च से पता चला कि जो यूनिवर्स है ना, और जो इसके प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, इनकी आपसी जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही है तो वो पहले कभी यहां रही होगी और उसके भी पहले कभी यहां रही होगी। कभी सब कुछ किसी एक पॉइंट में समा गया होगा, और जब सब कुछ एक पॉइंट में समाया होगा, पूरे यूनिवर्स के सारे एस्टेरॉइड, सारे प्लेनेट, सारे ड्वार्फ प्लेनेट, सारे पत्थर, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास आज पीरियोडिक टेबल में, ये सब कुछ, सारे स्टार्स, मिल्की वेज, गैलेक्सीज, सब कुछ नजदीक रहा होगा जो आज बहुत दूर दूर हो गया है।
तो ये एडविन हबल ने दो डिस्कवरी की। एक डिस्कवरी में पता चला कि हमारी गैलेक्सी अकेली गैलेक्सी नहीं है, बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सी हैं। 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, और 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो बिलियन हो जाएगा, 3 जीरो और बढ़ा देंगे ट्रिलियन हो जाएगा, 9 जीरो हो गए बिलियन में। तो अगर सिर्फ बिलियन ही मान ले तो भी कितनी ज्यादा गैलेक्सी हो गई। तो दो डिस्कवरी इनकी हुई, और यहां पर ये इनकी फोटो है एडविन हबल की। अब बड़ा सा एक मशीन है, वो उनका टेलीस्कोप है जिससे देख रहे हैं अपने टेलीस्कोप से अपने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी नाम की एक जगह है। 1924, इंडिया तो आजाद भी नहीं हुआ था उस वक्त, अमेरिका आजाद हो चुका था, तो वहां पर ये सारी चीजें चल रही थी। चलो देर सवेर आजाद हुए, लेकिन आज इसरो हमारा नाम वहां तक पहुंचा चुका है। फिर क्या हुआ कि कुछ साल बाद अब एडविन हबल अपना ये दो थियरी बताकर चले गए, तो और साइंटिस्ट जितने आए उनको जब ये थीरीज पता चली, उन्होंने और रिसर्च करना शुरू किया। तो दूसरी बात हमें पता चली इन दूसरे भाई साहब के द्वारा, ये थे बेल्जियम नाम के देश के, ये यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम। ये शायद मेरे ख्याल से यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, यूरोपियन कंट्रीज है, उधर पोल के पास पड़ता है। जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है, उन्होंने हबल की डिस्कवरी को थोड़ा सा और आगे रिसर्च किया और बैठकर सोचा, जो आज से बहुत बहुत साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले जो भी साइंटिस्ट है और आज भी जो साइंटिस्ट हैं, उनका जो काम होता है कि सबसे पहले तो दूसरे की रिसर्च पता करना और सोचना। क्यूरियोसिटी एक बड़ी अहम चीज होती है। और एनसीईआरटी की अगर आप किताब उठाएंगे तो वहां पर भी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भरे हुए हैं, बल्कि डिड यू नो, डू यू नो, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भरा हुआ है। सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन करना कि आखिर ऐसा हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा। सारा मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाता है, सारी हमारी मेमोरी यहीं सही हो जाती है। सोचो, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने सोचा कि यूनिवर्स जो कि बड़ा होता जा रहा है, वो बहुत पहले कभी छोटा भी रहा होगा। If the universe is always getting bigger, then long ago it was smaller. Long ago, बहुत पहले, उसके भी बहुत पहले, it was much smaller, छोटा, उससे छोटा और बहुत छोटा रहा होगा। और अगर इसी तरह से चला जाए, that means billion of years ago, everything in the universe was contained in a tiny ball that exploded. Wow! अगर हम बिलियन ऑफ बिलियन ईयर पहले चले जाएं, तो जो सब कुछ इतना दूर दूर है, वो सब कुछ नजदीक 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 नजदीक, उससे भी नजदीक रहा होगा। और जब सब कुछ एकदम नजदीक रहा होगा, एक 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 पॉइंट के अंदर जिसकी डेंसिटी की कल्पना नहीं की जा सकती। और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी सबसे पहले मैं समझा दूं कि एक गिलास के अंदर हम 1 चम्मच चीनी डालें, ठीक है, तो चीनी की डेंसिटी इस 1 गिलास वाटर में, चलो जो भी है, आगे बताते हैं कि हमने 1 चम्मच और डाला, चीनी की डेंसिटी बढ़ी, हमने 1 चम्मच और चीनी डाला, चीनी की डेंसिटी बढ़ी। हम ये जो ये वर्ड बोल रहे हैं इसको समझो, वाटर के अंदर इस शुगर मॉलिक्यूल के होने का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। यही अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसकी डेंसिटी हो गई। चीनी डालते गए तो चीनी की डेंसिटी बढ़ती गई।
अब डेंसिटी समझ में आया, घनत्व। तो इस पॉइंट में पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। मुझे वो रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन याद आ रही है, जब श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए कि रखो अपनी धरती तमाम, बस दे दो मुझे 5 ग्राम, और पांडव जो हैं वो उसी में रह लेंगे। तो दुर्योधन मानता नहीं है और हरि को ही बांधने चलता है। तो जब हरि कहते हैं कि ये देख गगन मुझ में लय है, संसार सकल मुझ में झूलता, अमृत मुझ में फूलता, वो वाली लाइन पढ़ना, ऐसा पूरा यूनिवर्स दिख जाएगा भगवान के अंदर। खैर यहां पर आते हैं, तो बहुत छोटे बॉल में और ये बूम फटता है और फैलता है, फैलता है, फैलता है, फैलता है, फैलता है, फैल रहा है, आज भी फैल रहा है। जो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। इससे हमें पता चला कि सब कुछ रिवर्स में अगर हम चला दें, पहुंच जाएंगे हम बिग बैंग तक। पता चल जाएगा आखिर उसके पहले क्या रहा होगा। और जो ये एक्सप्लोजन है, इसका नाम है बिग बैंग। लेमेंथियर ने बताया, ठीक है। बिग बैंग कब हुआ था? 13.8 बिलियन ईयर पहले। यूनिवर्स बहुत ही छोटा, टाइनी, डेंस, जिसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था, फायरबॉल, एक जलते हुए गोले की तरह, जो कि फट पड़ा, एक्सप्लोड कर गया। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स, मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स यूज द बिग बैंग थियरी टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगन। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी अपनी थियरी दी कि बिग बैंग किस तरीके से हुआ होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी भी ये एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। उस वक्त क्या हुआ था किसको पता। बट वॉट caused दिस एक्सप्लोजन इन द फर्स्ट प्लेस इज स्टिल अ मिस्ट्री। आज भी रहस्य है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ होगा। वो वो छोटा सा जो बिंदु है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ था, वो कैसे बना, वो आखिर कैसे फटा, क्यों फटा, रहस्य है। बहुत सारी चीजें रहस्य हैं अभी भी। यहीं पर हम आस्तिक हो जाते हैं कि इन रहस्यों से पर्दा जब उठेगा तब ऐसा लगेगा कि इंसान भगवान से जीत गया। तो जब अब यूनिवर्स है, यूनिवर्स तो 13 बिलियन ईयर पहले बन गई, और फिर क्या हुआ कि मिल्की वे हमारी गैलेक्सी बनी। मिल्की वे का मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। आकाश गंगा एक ऐसा स्पाइरल सा वाइट एक पिक्चर उसका आएगा, और उसके अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ बिलियन सोलर सिस्टम हैं, और बिलियन ऑफ ईयर बिलियन इस यूनिवर्स में आकाश गंगाएं भी हैं। तो यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के बाद हमारी आकाश गंगा बनी, आकाश गंगा के बाद हमारा सन बना, सन के बाद अर्थ बनी, और अर्थ के बाद अर्थ के अंदर, अर्थ गर्म थी, उसके अंदर फिर जलता धधकता हुआ गोला, जो कि ग्रेविटी के कारण सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो जुड़ने लगे। आगे आएगा बताएंगे। तो क्या हुआ कि धरती बनी, धरती के बाद फिर सिंगल सेल एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, दो कोशिकीय, फिर वो सेल डिवाइडेशन हुआ, दो कोशिकीय जीव, फिर उसके बाद कहा जाता है कि मछली जो पहला जीव थी
उसका जन्म हुआ। मछली के बाद यानी कि पानी में रहने वाले जीव, पानी के बाद फिर वो धरती पर आए। तो धरती पर रहने वाले जीव जैसे कि कुछ सरीसृप बने, और सरीसृप जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गए, उन्हें वो पैर आने लगे, ठीक है। पैर के बाद पैर बड़े हो गए, तो कुछ ऐसे बने जो कि चल सकते थे, और चलने के बाद कुछ ऐसे बने जो उड़ सकते थे। बनते बनते विशालकाय स्ट्रक्चर बनते बनते डायनासोर बन गए। जब डायनासोर थे तो हम नहीं थे, इंसान नहीं थे। धरती के बनने बिगड़ने का क्रम चलता रहता है। डायनासोर थे, कहा जाता है कि कुछ एस्टेरॉइड्स आ गए थे जो कि आज भी हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट आपको दिखाएंगे, बहुत सारे पत्थर घूम रहे हैं, और उनको दूर कौन किए रहता है, या बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों को कौन हमसे दूर किया रहता है। तो थोड़ी सी जुपिटर की, थोड़ी सी मून की अहमियत आपको पता चलेगी। डायनासोर चले गए, फिर उसके बाद इंसानों की उत्पत्ति शुरू हुई, और इंसान आज पूरी तरह से समझदार बन चुका है। अपनी बहुत सारी प्रजातियों को पीछे छोड़ते हुए डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपने बहुत सारे और भी एक साइंस में बड़ा आपने पिक्चर देखा होगा कि एक इंसान है जो कि झुक के चल रहा है, फिर उससे थोड़ा उठ के, फिर उससे थोड़ा उससे थोड़ा उससे उठ के चल रहा है। साइंस की किताब में बचपन में हुआ करता था कि होमो सेपियंस, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, इस तरह के अलग अलग स्पेसीज हुआ करते थे। कुछ नई थियरी से सामने आया है कि ये भी हमारी तरह मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बंदर नहीं थे, वो अलग थे, ये अलग हैं। और विकास के क्रम में, जो धरती के बदलने के क्रम में, एटमॉस्फेयर बदलने के क्रम में ये सरवाइव नहीं कर पाए। वो जो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, हम हैं होमो सेपियंस सेपियंस। तो वो जो समझ लो कि चाचा के लड़के, मामा के लड़के, ऐसे करके जो हमारे पारिवारिक वंशावली में जुड़े हुए थे, तो वो यूनिवर्स के बदलने के साथ साथ सरवाइव नहीं कर पाए और चले गए। जो हर तरीके से सरवाइव कर पाया वो था होमो सैपियंस सैपियंस, जो कि जिसके मस्तिष्क का आयतन बड़ा था 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि मांसाहारी भी था और शाकाहारी भी था। आग का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद कुछ मेटल्स, पहले कहा जाता है कि कॉपर हमने पहले खोजा था, तो जब मेटल ढूंढा गया तो आग का आविष्कार हो ही चुका था। छोटे छोटे मेटल के टुकड़े मिले धरती के अंदर से, तो उसे पिघला कर हमने औजार बना लिए। जैसा ही औजार बनाए, खोदना शुरू हो गया, खोद डाले भाई धरती। और जब धरती खोद डाले तो कुछ पेड़ पौधे थे ही, बीज उज गिर गया होगा, तो फिर से पेड़ उगाए। पता चला कि इन पेड़ों पे जो चीजें हैं बड़ी टेस्टी हैं, खाने लायक है। खेती का कल्चर शुरू हो गया, विकास होता चला गया। क्रम से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए क्रमवार तरीके से कुछ चीजें लाई थी जो कि आगे पीछे करके मैं बता ही चुका हूं। बिग बैंग, हाँ, तो बिग बैंग के बारे में बता रहा था मैं कि बिग बैंग जब हुआ तो चीजें फैली, ठीक है। चीजें फैली, सिंस द बिग बैंग द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपेंडिंग, आज तक बढ़ रहा है। और हर साल इन द अर्ली, सॉरी, क्या है कि मैं पूरा पढ़ता हूं। सिंस द बिग बैंग द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपेंडिंग, जब से बिग बैंग हुआ है तब से यूनिवर्स फैल ही रहा है। इन द अर्ली ईयर्स एवरीथिंग वाज मेड ऑफ गैस, तो बड़ी शुरुआत की बात है, बिलियन ऑफ ईयर पहले। और बिग बैंग और अर्थ की बात करें तो मिलियन और बिलियन, ये जनरली ये वर्ड आएगा ही, तो इससे बोर मत होना।
कि सब कुछ गैस का बना हुआ था। हीलियम, हाइड्रोजन, जो सन है वो हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस के फ्यूजन होता है आपस में, संलयन जिसको बोलते हैं, बनता है, एनर्जी फॉर्म होती है। तो ये गैसेस भी उस समय सब गैसेस गैसेस ही थी। और ये गैस जो कि मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम थे, फैलते थे, ठंडे होते थे, फैलते थे, ठंडे होते थे। और फिर ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स ग्रेविटी कॉज्ड गैस डस्ट फ्रॉम द गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट्स एंड मोर। अंतरिक्ष में क्या था, जब फटने के बाद कुछ चीजें ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आपस में स्पिन करती थी, घूमती थी। तो एक गैस जो थे वो डस्ट को अपने पास इकट्ठा करते गए, बीच में जो और कुछ फोर्सेस जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं वो जनरेट होने लगा, और इसकी वजह से चीजें आपस में चिपकती गईं। और ये इस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स बनने लगे। ठीक है, कुछ जो इतने बड़े बड़े पिंड बनने लगे, कुछ आपस में टकराते थे। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स उस तरीके से बनने लगे, स्टार्स बनने लगे, गैलेक्सीज बनने लगे। गैलेक्सीज का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर वो इस तरीके से रहेगा कि एक स्टार सा, जो कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऐसे घूम रहा है, और घूम ही रहा है वो एक्चुअल में, लेकिन उसका शेप बड़ा जबरदस्त है गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी या एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इस तरह से। और जो भी मैटर आज है इस धरती पर, कहते हैं कि 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, सब कुछ उस वक्त उस बिग बैंग में से निकला था, सब कुछ। और आज यूनिवर्स में जो सब कुछ है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, सबका शुरुआत वहीं से हुआ। और अगर कहा जाए कि हम उसी चीज से बने हैं जिस चीज से तारे बने हैं, तो क्या हम भी तारे हैं? कोई न कोई किसी के माँ की आंख का तारा, बाप की आंख का तारा, पिताजी की आंख का तारा, ये तो है ही। तो इतनी सी बात थी बिग बैंग की। आगे बढ़ते हैं। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब क्योंकि प्लैनेट्स बन चुके हैं, तो सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड बेल्ट, कुइपर बेल्ट क्या है, इंटरस्टेलर स्पेस क्या है, जितने भी प्लैनेट्स बने वो प्लैनेट किन चीजों से बने हुए हैं। जुपिटर, बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो वहां पे कहा जाता है कि सिर्फ बादल ही बादल है, सरफेस मिलेगा ही नहीं। और मार्स, मार्स की बात की जाए तो वहां पर कहा जाता है कि धरती जैसा ही वहां माहौल था, और अर्थ जिसके बीच में एक कोर है, जिससे कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ पर रुका हुआ है। ये कोर मंगल ग्रह के पास भी हुआ करता था, वहां पर जीवन था। वो कोर ठंडा हो गया। कैसे ठंडा हो गया? क्या मार्स पर कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेपन किसी ने फोड़ दिया था, या वहां बहुत सारे एस्टेरॉइड्स गिर गए थे जिसकी वजह से इतना ज्यादा हीट जनरेट हो गया कि वहां का एटमॉस्फेयर ही उड़ गया, वहां का सारा पानी ही भाप बन के उड़ गया? कहा जाता है कि वहां पर जो धरती पर निशान दिखाई देते हैं वो पानी के जाने के निशान हैं। कहीं कहीं पर बर्फ भी मिलती है। एलोन मस्क, जो कि इस समय स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं और अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए जाने जाते हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, उनका कहना है कि मैं अपने मरने से पहले मार्स पर एक दुनिया बसा देना चाहता हूं, मार्स पर जाना चाहता हूं, और वो ऐसा कर भी लेंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी है। बात करेंगे इस तरह से सभी स्टार्स की, सभी प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज की,
अपने अगले लेक्चर में। तब तक जितना मैंने बोला है अपने से उतना लिखने की कोशिश करिए, ढूंढने की कोशिश करिए, या फिर अगर जितनी बात मैंने बताई है उतना अगर आप वीडियो बंद होने के बाद खुद से दोहराकर बोल पाते हैं तो भी लिखने के लिए 10-15 लाइन तो मिल ही जाएगी कि किस तरह से पृथ्वी और हमारे आकाश यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। थैंक यू।